राजस्थान की कला और संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंदर जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है आपकी राजस्थान चित्रकला। और राजस्थान चित्रकला के अंदर देखिए, सबसे पहले हमने मेवाड़ स्कूल पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने मारवाड़ स्कूल पढ़ी। उसके बाद में फिर हम ढूंढाड़ स्कूल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और अभी तक जो है वो ढूंढाड़ स्कूल के बारे में मेनली हमने दो ही चित्रशैली के बारे में चर्चा की है, एक तो आपके आमेर और आमेर के बाद में जयपुर चित्रशैली, ये हमने पढ़ी है, ठीक है। अब आप ढूंढाड़ स्कूल की ही तीसरी चित्रशैली के बारे में हेडिंग डालिए, वो है आपके सामने अलवर चित्रशैली। अलवर चित्रशैली। अलवर चित्रशैली, देखिए अलवर चित्रशैली के बारे में हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो अलवर चित्रशैली है इसकी जो शुरुआत है वो किस शासक के समय हुई। सबसे पहला क्वेश्चन कि आपके सामने जो अलवर चित्रशैली है, वॉइस आप नहीं आ रही, वॉइस एकदम क्लियर आ रही है। ठीक है, हेडिंग डाली आपने। चलिए, तो अलवर चित्रशैली की पहली बात है कि सर इसकी शुरुआत, तो शुरुआत जो है वो हुई आपके राव राजा प्रताप सिंह के समय। किसके समय हुई? राव राजा प्रताप सिंह के समय। इन्हीं के समय ये शुरुआत क्यों मानी जाती है? क्योंकि याद रखिएगा, राव राजा प्रताप सिंह के समय शिव कुमार वे डालचंद नामक चित्रकार जयपुर से अलवर आए और यहां आकर चित्र बनाने शुरू किए। इसीलिए अलवर जो चित्रशैली है उसकी जो शुरुआत है वो राव राजा प्रताप सिंह के समय मानी जाती है, ठीक है। दो चित्रकारों के नाम जरूर याद रखिएगा, शिव कुमार वे डालचंद, ठीक है, ठीक है। परवीन जाखड़, सर ये रागमाला समझो, ठीक है। देखो परवीन, देखिए रागमाला एक ग्रंथ है। ये क्या है? एक ग्रंथ है, ठीक है। इस रागमाला जो ग्रंथ है, इस रागमाला ग्रंथ के जो लेखक हैं उनका नाम है पुंडरीक विट्ठल। रागमाला जो कि एक ग्रंथ है जिसके लेखक कौन है? पुंडरीक विट्ठल, ठीक है। पहली बात क्लियर हुई। अगली बात देखिए, ये जो रागमाला ग्रंथ है, इस रागमाला ग्रंथ को अलग अलग चित्र शैलियों के अंदर चित्रित किया गया है। क्या किया गया है? चित्रित किया गया है, ठीक है। अलग अलग चित्र शैली के अंदर चित्रित किया गया है। जैसे अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके तहत यदि मैं चर्चा करूं तो इस रागमाला को आपने पढ़ा होगा कि 1605 ईस्वी के अंदर जिस शैली में चित्रित किया गया वो है चावंड शैली में। और चावंड शैली में इसको चित्रित करने वाले थे जो रागमाला को, उसका नाम है निशारदीन। क्या नाम है? निशारदीन। इसी रागमाला ग्रंथ को 1623 ईस्वी के अंदर मारवाड़ यानी कि
जोधपुर चित्रशैली में चित्रित किया गया है और करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे वीर जी भाटी। इसी रागमाला ग्रंथ को 1628 ईस्वी के अंदर मेवाड़ चित्रशैली के अंदर चित्रित किया गया था। और याद रखिएगा, इसको जो चित्रित करने वाले व्यक्ति थे उसका नाम है साहिबदीन या साहिबदीन। ठीक है, ये मैंने आपको लिखाया है अभी तक रागमाला से संबंधित। बताइए, क्लियर हुई? नरेंद्र कुशवाहा, क्या हुआ? क्लास पुरानी है ना? ना, चित्रकला आपको मैं लाइव ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए, क्लियर है ये? हाँ, बताइए, जिन पूछा सारी बात क्लियर हो गई। ये मैंने आपको रागमाला के अंदर लिखाया था। ठीक है, चलिए आइए वापस इधर अलवर चित्रशैली की हम बात करें। और हमने कहा कि अलवर जो चित्रशैली है उसकी जो शुरुआत है वो राव राजा प्रताप सिंह के समय हुई। कैसे शुरुआत हुई? तो हमने कहा कि शिव कुमार वे, सॉरी यहां पर ये नाम डालचंद नहीं, डालूराम, डालूराम नामक जो चित्रकार ये जयपुर से अलवर आए। और किस चित्रशैली की शुरुआत हो गई? याद रखिएगा, अलवर चित्रशैली की। ठीक है, चलिए अब देखिएगा दूसरी बात। दूसरी बात यह है कि ये जो अलवर चित्रशैली है इसकी शुरुआत तो राव राजा प्रताप सिंह के समय मानी जाती है, लेकिन इस अलवर चित्रशैली का जो सर्वाधिक विकास है या फिर जिसे आप बोलते हैं स्वर्ण काल, वो किसका काल है? तो याद रखिएगा, अलवर चित्रशैली का जो स्वर्ण काल है वो माना गया है राजा विनय सिंह का काल। किसका माना गया है? राजा विनय सिंह का काल। क्यों माना गया है? क्योंकि राजा विनय सिंह के समय, राजा विनय सिंह के समय याद रखिएगा, बलदेव वे गुलाम अली, बलदेव वे गुलाम अली ने जमारतों की शाही से गुलिस्ता ग्रंथ को चित्रित किया। किसको किया था? याद रखिएगा, गुलिस्ता ग्रंथ को चित्रित किया। इसीलिए राजा विनय सिंह का काल क्या कहलाता है? अलवर चित्रशैली का स्वर्ण काल। और खास बात याद रखिए कि ये जो गुलिस्ता ग्रंथ है ना, इसके जो लेखक हैं वो है शेख सादी। हाँ, कल क्लास नहीं हुई थी। लेखक कौन है? याद रखिएगा, शेख सादी। क्लियर? उतारिए अलवर चित्रशैली के बारे में दो विशेष बातें। एक तो अलवर चित्रशैली की शुरुआत किसके समय हुई, और नाम याद रखिएगा, शिव कुमार डालूराम। अच्छा, इसका सर्वाधिक विकास या स्वर्ण काल किसका काल है? नाम याद रखिएगा, बलदेव और गुलाम अली। उतारी, तो वो बातें हमने पढ़ी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आपने शुरुआत पढ़ी और एक स्वर्ण काल, ये उतारिए। फिर हम अलवर जो चित्रशैली है उसकी और जो अन्य इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं।
अच्छा, चित्रकला कितनी क्लास हो गई है? चित्रकला कोशिश तो रहेगी कि आज ही इसको कंप्लीट करें, वरना कल तो आपके ये कंप्लीट भी होगी और एक नया टॉपिक भी शुरू होगा। ठीक है, चलिए। हाँ, सीताराम क्या पूछ रहे हैं? अब वो तो आपका खुद का ही निर्णय है सीताराम, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको ये लग रहा है कि नहीं, मैं इसमें अपनी पूरी ताकत लगा के तैयारी कर सकता हूँ और सिलेक्शन ले लूंगा, वही करिए। ठीक है। हाँ गुल्लू, बिल्कुल लगाएंगे, चिंता नहीं करनी। ठीक है। नहीं नहीं, पढ़िए आप सिद्धार्थ, यही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। और वैसे भी पढ़ा देंगे। ठीक है, तो शुरुआत और सर्वाधिक विकास या स्वर्ण काल कंप्लीट हो गया। आइए इसके आगे हम ये चर्चा करेंगे कि ये जो अलवर चित्रशैली है, अलवर चित्रशैली की विशेषता, एक तो विशेषता और एक इंपॉर्टेंट बिंदु, इसके प्रमुख चित्रकार, जहां से आपके लिए क्वेश्चन बनता है। देखिए, विशेषता, विशेषता के अंदर पहली बात है कि ये जो अलवर चित्रशैली है ना, इसके अंदर जिन रंगों का प्रयोग किया गया है वो है आपके चिकने वे उज्जवल रंगों का प्रयोग है। विशेषता में पहली बात, चिकने वे उज्जवल रंगों का प्रयोग, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, और रंग की आप बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपके हरा वे नीला। ठीक है, हरा वे नीला, याद रखिएगा। चिकने वे उज्जवल रंग का प्रयोग जिस शैली में करते हैं वो है अलवर चित्रशैली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात याद रखिएगा, इस शैली पर जो प्रभाव है वो किस किस का दिखाई देता है? तो सिंपल सी बात है, ढूंढाड़ स्कूल का भाग है तो इस शैली पर जयपुर शैली का प्रभाव। दूसरा, इस पर मुगल शैली का प्रभाव। तीसरा, याद रखिएगा, अलवर वे रियासत है जिन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि भी की थी, तो कंपनी शैली यानी कि यूरोपीय शैली का भी प्रभाव है। और याद रखिएगा, इस पर ईरानी शैली का भी प्रभाव दिखाई देता है। तो इन सब शैली का प्रभाव दिखाई देता है किस पर? याद रखिएगा, अलवर चित्रशैली। अगली बात, ये जो अलवर चित्रशैली है, इसके अंदर यदि हम प्रमुख चित्रण की बात करते हैं तो याद रखिएगा, एक तो हाथी दांत पर चित्रण है, हाथी दांत पर चित्रण। और ये जो चित्रण हुआ है, इसके जो चित्रकार हैं वो है मूलचंद। और याद रखिएगा, ये किस शासक के समय की बात है? तो याद रखिएगा, उस समय अलवर के राजा हुआ करते थे राजा मंगल सिंह, उस समय की ये बात है। यहां कोष्टक लिख देता हूं, राजा मंगल सिंह के समय, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी विशेष बात, प्रमुख चित्रण और किसका हुआ है? तो याद रखिएगा, यहां पर जो चित्रण आपको देखने को मिलता है वो है आपके बसलो चित्रण। और वो भी बॉर्डर चित्रण। आप कहेंगे सर ये कैसे? बसेलो चित्रण यानी कि बॉर्डर चित्र। देखो, जैसे ऐसे कोई सपोज देन मान लो कि कोई चित्र बना दिया,
जैसे ऐसे कोई चित्र वित्र बना दिया, ठीक है। ऐसा कोई चित्र बना दिया। इस चित्र को बनाने के बाद में इसके चारों ओर बॉर्डर कर दिया, और बॉर्डर करने के बाद में इस बॉर्डर पर भी क्या बना दिए, छोटे मोटे चित्र, ठीक है। ऐसे ऐसे कोई चित्र बना दिया, ठीक है। ये जो चित्रण है इसे आप बोलते हैं बेस लो चित्रण, यानी कि बॉर्डर, ठीक है। ये बॉर्डर है ना चारों ओर, बॉर्डर चित्रण, ठीक है। सर जी मेरे सीईटी में 110 नंबर है, मैं, अरे देखो आपके सीईटी में कितने नंबर हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप एलडीसी का फॉर्म तो भर ही सकते हैं। जिन्होंने सीईटी दी है ना वो सारे के सारे एलडीसी का फॉर्म भरेंगे, नो डाउट, लेकिन इस एलडीसी के अंदर एग्जाम में वही बैठेंगे जो पदों के 5 गुना में शामिल होंगे, ठीक है, समझ। तो ये चित्रण कहलाता है आपके क्या, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अच्छा नंबर 3 याद रखिएगा, काम शास्त्र पर आधारित चित्रण भी है, आधारित चित्र। और ये जो काम शास्त्र पर आधारित चित्र हैं ये बने हैं, याद रखिएगा, राजा शिवदान सिंह के समय, राजा शिवदान सिंह के समय, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नंबर 4, ये हमारे राजस्थान की एकमात्र ऐसी चित्रशैली है जिसके अंदर वैश्याओं वे गणिकाओं के चित्र हैं, गणिकाओं के चित्र, ठीक है। तो यहां से कई बार क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि निम्न में से ये किस चित्रशैली की विशेषता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब आप यहां पर एक बिंदु जो और बाकी है वो भी आप लिख लेंगे, अलवर चित्रशैली के चित्रकार, अलवर चित्रशैली के चित्रकार कौन कौन है। तो वैसे मैंने आपको 5 नाम तो लिखा दिए हैं, आप कहेंगे सर 5 नाम कौन कौन से। एक तो देखो मूलचंद, और इससे पहले 4 नाम मैंने और लिखा है, तो यहां पर एक साथ लिख लीजिएगा। देखो मूलचंद, शिव कुमार, डालूराम, बलदेव, गुलाम अली। देखो मूलचंद, उसके जस्ट पहले हमने आपके सामने ये नाम लिखे थे, बलदेव, गुलाम अली, डालूराम और शिव कुमार, ठीक है। 5 नाम तो यही है, इसके अलावा भी कुछ नाम है, और कौन कौन से, तो देखिए वो है आपके सामने सालिग्राम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम, कौन सा, याद रखिएगा, सालिग्राम, ठीक है। एक आपके जमुना दास, और एक लिखिएगा छोटे लाल, बस इतने काफी। इनमें से अक्सर क्वेश्चन आता है, ये यदि पूछा जाएगा तो याद रखना ये दोनों आपके एक साथ जोड़े में पूछे जाएंगे, ये भी जोड़े में, ये सिंगल पूछा जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी विशेष बात है, हाथी दांत पर चित्रण है ये, ठीक है। और यहां से ये 2 नाम सालिग्राम या जमुना दास, ठीक है, इंपॉर्टेंट, बस ये उतार लीजिए। और ये आपके सामने अलवर जो चित्रशैली है वो कंप्लीट,
उतारिए। नहीं मनीष, वो तो नहीं है। ठीक, ये भाग नहीं है उसमें। लिख लिया? ठीक है, लिख लिए? चलिए, तो ये आपके सामने अलवर चित्रशैली, शुरुआत के समय, स्वर्णकाल, सर्वाधि विकास और ये महत्वपूर्ण बातें सारी कुछ क्लियर हो गई। चलिए आइए हेडिंग डालिए, अगली चित्रशैली, और अगली चित्रशैली का नाम है उनियारा चित्रशैली। उनियारा चित्रशैली। उनियारा चित्रशैली। देखिए, उनियारा चित्रशैली की हम बात करते हैं तो सबसे पहली विशेष बात देखिए, इसमें जो उनियारा है ना, उनियारा, ये जो उनियारा है ये क्या था, याद रखिएगा, ये जयपुर राज्य का एक ठिकाना था। जयपुर राज्य का ठिकाना था। लेकिन फिर आगे समय की मांग के हिसाब से भाग अलग होते गए और जयपुर रियासत से ही अलग करके एक नई रियासत गठित की गई थी जिसका नाम है टोंक। ये जो उनियारा है, वर्तमान के अंदर हम देखते हैं तो वर्तमान में उनियारा किस जिले में है, तो याद रखिएगा टोंक में।
ठीक है, कौन से जिले में है? टोंक के अंदर। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, तो अब ये उनियारा जो चित्रशैली है वो किससे संबंधित है? उनियारा नामक स्थान से, जो कि आपके कहां पर है? टोंक जिले में। ये विशेष ध्यान रखना आपको। ठीक है। अच्छा, अगली बात यह है कि ये जो उनियारा चित्रशैली है, याद रखिएगा, ये मिश्रित रूप है, यानी कि ये मिश्रण है। कौन कौन सी चित्रशैली का? तो याद रखिएगा, एक तो है जयपुर शैली और दूसरी है, याद रखिएगा, बूंदी चित्रशैली। बूंदी शैली। इस उनियारा चित्रशैली की एक विशेषता है। विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि इस शैली में आप कोई से भी चित्र बनाइए चलेगा, लेकिन शिकार करते हुए जो चित्र हैं वो प्रतिबंधित हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान की वो पहली रियासत जिसने शिकार एक्ट यानी शिकार कानून बनाया था, वो है टोंक रियासत। तो याद रखिएगा, उनियारा चित्रशैली की ये सबसे एक यूनिक बात है। और आपको पता है, एग्जामिनर हमेशा किसी भी चित्रशैली से जब भी क्वेश्चन पूछता है तो ज्यादा कोशिश यही करता है कि उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी विशेषता पूछी जाए। तो याद रखिएगा, शिकार चित्र पर प्रतिबंध, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। और ऐसी ही यूनिक बातें आजकल एग्जामिनर पूछने लग गया है। ठीक है, हाँ, क्लियर। चलिए, अब देखिए अगली और विशेष बात। एक चित्रकार है जिसका नाम है मीर बख्श। प्रमुख चित्र या प्रमुख चित्रण, तो देखिए यहां पर जो प्रमुख चित्रण है वो मीर बख्श द्वारा राम, सीता, लक्ष्मण वे हनुमान जी का चित्रण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? मीर बख्श द्वारा। और इस उनियारा चित्रशैली के अंदर प्रमुख चित्रकारों की जब हम बात करते हैं तो 4 चित्रकार बहुत खास हैं। कौन कौन से? एक तो याद रखिएगा धीमा, या कहीं पर यह नाम भीमा के रूप में भी हमें मिलता है। ठीक है, धीमा या भीमा। इसके अलावा मीर बख्श, कांसी और याद रखिएगा बख्ता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस बात हुई किसकी? आपके, याद रखिएगा, उनियारा चित्रशैली। कंप्लीट उतार लीजिए सारी बातें कि उनियारा जयपुर राज्य का ठिकाना था, वर्तमान के अंदर टोंक में है। ये जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण है। इसकी विशेषता है शिकार चित्र पर प्रतिबंध है, और प्रमुख चित्रण में मीर बख्श द्वारा राम, सीता का, लक्ष्मण और हनुमान जी का चित्रण किया गया है, और प्रमुख चित्रकार ये है। उतार लीजिए। पशु परिचर में सामाजिक विज्ञान से क्या तात्पर्य है? अब सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य तो एसएसटी है पूरी। यदि सामाजिक विज्ञान ही पूछना चाह रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान का मतलब तो फिर उसमें सारा आ गया आपके, यानी कि इंडिया की हिस्ट्री भी आ गई, इंडिया की जियोग्राफी भी आ गई, और इंडिया की पॉलिटी भी आ गई। यहां पर थोड़ी सी वर्ल्ड हिस्ट्री ऐड कर देना, यहां पर थोड़ी सी वर्ल्ड जियोग्राफी ऐड कर दो। ये होता है पूरी एसएसटी। ठीक है, सामाजिक विज्ञान कहते हैं क्या रहा? सामाजिक विज्ञान में सारा कुछ आ जाता है।
चलिए आगे बढ़ूं मैं, तो चलिए फिर ये हो गई आपके उनियारा चित्रशैली। अब आप हेडिंग लगाइएगा शेखावटी चित्रशैली। शेखावटी चित्रशैली। देखिए शेखावटी चित्रशैली की हम बात करते हैं तो यहां पर शेखावटी क्षेत्र कौन कौन से हैं वो एक बार हम लिख लेते हैं। ठीक है, शेखावटी चित्रशैली। देखिए शेखावटी का मतलब होता है आपके सामने शिकर, चूरू, झुंझुनू वे नीम का थाना। ये शेखावटी है। ये जो शेखावटी चित्रशैली है याद रखिएगा सर्वाधिक भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक भित्ति चित्रों के लिए, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और भित्ति चित्र का मतलब आप सभी जानते हैं कि आप अभी जिस कमरे में बैठे हैं और दीवार का जो अंदर वाला भाग है उस पर जो चित्र बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं भित्ति चित्र। यानी कि शेखावटी के अंदर ये जो भित्ति चित्र हैं, इस भित्ति चित्रों में जयपुर चित्रशैली का भी क्या है, प्रभाव है। ठीक है, अब देखिए ये भित्ति चित्र जो है, ये भित्ति चित्रों के लिए यानी कि दीवार का अंदर वाला भाग जिस पर जो चित्र बनाए जाते थे उस दीवार को गिल्ला किया जाता था, जैसा कि हमने पढ़ा था आला गिल्ला पद्धति। बस उसी भित्ति चित्रों के लिए जो आला गिल्ला पद्धति है उसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं याद रखिएगा, फ्रेस्को, फ्रेस्को पेंटिंग्स। और इसे क्या बोलते हैं याद रखिएगा, शेखावटी में पणा कहा जाता है। आला गिल्ला जो पद्धति है ना, इसको क्या कहा जाता है याद रखिएगा, पणा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। शेखावटी जो चित्रशैली है, उस शेखावटी चित्रशैली के अंदर ये जो आपको भित्ति चित्र दिख रहे हैं ना, ये हवेलियों में अत्यधिक बने हुए हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि शेखावटी की जो हवेलियां हैं वो कलात्मक हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि प्रत्येक हवेली के अंदर वाली दीवार पर बहुत सारे चित्र बने हैं। इसीलिए तो आप ये भी पढ़ते हैं कि शेखावटी को क्या कहा जाता है, शेखावटी को कहा जाता है ओपन आर्ट गैलरी। ओपन आर्ट गैलरी। और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर पूछता है, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए दूसरी बात है कि इस शैली की विशेषता। देखिए विशेषता की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा ये एक ऐसी चित्र शैली है जिसकी दो ऐसी विशेषता हैं जो सब चित्र शैलियों से अलग है। अलग है इसका मतलब एग्जाम में लिए सबसे खास है। पहली विशेषता तो यह है कि शेखावटी के अंदर महिलाओं के जो चित्र हैं उस महिला के एक तरफ बालों की लट का अंकन है। जैसे आप देखते होंगे कि जो महिलाएं, जो बालिकाएं होती है, वो अपने बालों की एक एक लट इधर रखते हैं। तो शेखावटी के अंदर जो चित्रण है उसमें बालों की लट का एक और अंकन है। केवल एक तरफ लट निकाल के रखी, बाकी तरफ नहीं निकाली। वो इसकी खास बात है। महिलाओं के बालों की लट का एक और अंकन।
केवल एक तरफ लट है। ये इस चित्र शैली की क्या है? विशेषता। दूसरी बात दूसरी बात यह है कि शेखावटी चित्रशैली के अंदर परिवहन के जो साधन हैं, यातायात, परिवहन के साधनों का चित्रण है, इनके भी चित्रण है यहां पर। याद रखिएगा, ये दो सबसे यूनिक बातें हैं। ठीक है, अगली बात, चित्रकार। चित्रकार में एक तो है देवा, और एक आपने नाम सुना हो कभी, नादिन ला प्रिंस की एक हवेली बनी हुई है फतेहपुर सीकर में। उस पर चित्रण किया गया है। ठीक है, बस ये उतार लीजिए, कंप्लीट। ठीक है, और ये जो देवा नामक चित्रकार है ना, ये आपको पता हो तो उदयपुर वाटी जो पहले झुंझुनू में हुआ करता था, अब नीम के थाने में है, वहां पर जोगीदास की छतरी है, उस पर चित्रकार किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये उतार लीजिए, कंप्लीट है आपके सामने शेखावटी चित्रशैली। ठीक है, यानी कि आप ये कह दीजिए कि ढूंढाड़ स्कूल कंप्लीट हो गई, जिसमें आमेर चित्रशैली, जयपुर चित्रशैली, अलवर चित्रशैली, उनियारा चित्रशैली और शेखावटी चित्रशैली कंप्लीट। उतारिए। अब हम पढ़ेंगे हाड़ौती स्कूल। चलिए आगे बढ़े।
अगली बात, ठीक है, देवा नामक चित्रकार तो है ना आपके उदयपुर वाटी में, ऐसे कैसे? जोगीदास की छतरी बनी हुई है उदयपुर वाटी में। उदयपुर वाटी पहले झुंझुनू में था, अब नीम के थाने में। वहां पर आप देखना जोगीदास की छतरी, उसके चित्रकार हैं देवा। ठीक है, तो ये कंप्लीट। तो ये आपके ढूंढाड़ स्कूल भी क्या हो गई, कंप्लीट। अब आप हेडिंग डालिए हाड़ोती स्कूल। हाड़ोती स्कूल, ठीक है, हाड़ोती स्कूल। और देखिए हाड़ोती स्कूल के बारे में हम चर्चा करते हैं तो देखिए इंपॉर्टेंट बातें हाड़ोती स्कूल की कौन कौन सी, देखिए याद रखिएगा। हाड़ोती जो स्कूल है, सर्वप्रथम सर्वप्रथम चित्रकला में सोने चांदी का प्रयोग, सोने चांदी का प्रयोग किया गया। कौन सी में? हाड़ोती स्कूल में, याद रखिएगा। ठीक है, हाड़ोती स्कूल के अंदर प्रमुख रूप से हम 2 शैली पढ़ेंगे। उसके बाद में मैं आपको प्रत्येक स्कूल की उपशैली भी लिखूंगा। ठीक है, जैसे मेवाड़ स्कूल की उपशैली कौन सी है, या मारवाड़ जोधपुर चित्रशैली की उपशैली कौन सी है, जैसे घाणेराव शैली। यहां पर मैं आपको लिखूंगा झालावाड़ शैली, दुगारी चित्रशैली। ये सब हाड़ोती स्कूल की क्या है, उपशैलियां, वो भी लिखूंगा मैं। ठीक है, कौन सी? ये नादिन ला प्रिंस दोनों ही है, कि चित्रकार भी है और इसकी हवेली भी है। यहां ये लिख लिया आपने हाड़ोती स्कूल। अब इसके अंदर आप सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा कोटा चित्रकला, सॉरी कोटा चित्र शैली। ठीक है, कोटा चित्र शैली लिखूं मैं? लीजिए, सबसे पहली बात है आपके सामने कोटा चित्र शैली। देखिए कोटा चित्र शैली की यदि मैं चर्चा करूं तो देखिए सबसे पहली बात कि आप जो कोटा चित्रशैली पढ़ रहे हैं, इस चित्रशैली का एक अन्य नाम भी है। इसका अन्य नाम क्या है? तो याद रखिएगा, वो है शिकार शैली। ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसीलिए क्योंकि कोटा चित्रशैली के अंदर यदि सर्वाधिक चित्र बने हुए हैं तो वो या तो राजा द्वारा शिकार करते हुए चित्र, या फिर ये पहली ऐसी चित्रशैली है जहां पर रानियों को भी शिकार करते हुए, यानी कि नारियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कि इसका अन्य नाम क्या है, याद रखिएगा, शिकार चित्रशैली। ठीक है, यदि मैं यहां पर इसके स्वतंत्र विकास की बात करूं ना, स्वतंत्र विकास, तो वो तो है आपके, याद रखिएगा, राम सिंह के समय। लेकिन जब यहां सर्वाधिक विकास की बात आएगी, सर्वाधिक विकास, तो वो तो आएंगे आपके फिर उमेद सिंह प्रथम। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, विशेषता, विशेषता की यदि आप यहां बात करेंगे, ये तो लिखिए आप 2-3 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो होते हैं ना, वो तो आप ये लिखिए। ठीक है, अब देखिए विशेषता में यहां मैं लिखा देता हूं, जैसे वृक्ष की बात करेंगे तो कौन से वृक्ष का चित्र, तो याद रखिएगा खजूर। आंखों की यदि बात करेंगे आप तो वह है मृगाक्षी,
यानी कि मृग के समान नयन, मृगाक्षी। ठीक है। पक्षी की बात करेंगे तो वो है आपके सामने बतख। ये यूनिक बातें हैं यहां पर। यहां वृक्ष, आंखें और जो पक्षी है ये यूनिक है, याद रखिएगा, इसीलिए आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। लिखिए विशेषता। और इसके अलावा याद रखिएगा, यहां प्रमुख चित्रण की यदि मैं बात करूं, प्रमुख चित्रण, तो वो एक तो याद रखिएगा शिकार के चित्र, सर्वाधिक शिकार के चित्र यहीं मिलेंगे। दूसरा, शिकार करने के लिए जो स्थान होता है ना, आखेट स्थल, आखेट स्थल का चित्रण, वो भी आपको इसी शैली में देखने को मिलेगा। नंबर 3, कोटा चित्र शैली के अंदर जो प्रमुख चित्रण है उसके अंदर याद रखिएगा नारियों को शिकार करते हुए, नारियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। कई बार ये लाइन आपको ऐसे भी घुमा के भी पूछ ली जाती है कि राजाओं के साथ राजाओं के साथ रानियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है। उसके बाद में है प्रमुख चित्रकार। प्रमुख चित्रकार में लिखेगा नूर मोहम्मद, लच्छीराम, और एक नाम और लिखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो नाम तो आपके सबसे ज्यादा खास है, याद रखिएगा। ठीक है। और एक लिखेगा डालू, और इसी डालू ने 1768 में रागमाला का चित्रण, ये लो भाई, जिसने शुरुआत में पूछा था ना कि सर रागमाला, ये लो आपके एक रागमाला और आ गई, जिसके चित्रकार कौन है, डालू। तो डालू, लच्छीराम और नूर मोहम्मद, ये किसके हैं, कोटा चित्रशैली के चित्रकार। उतारिए कोटा चित्रशैली कंप्लीट, उतार लीजिए। लिख लिया आपने।
उपशैली का मतलब है कि जैसे कुछ और स्थान होते हैं किसी रियासत विशेष के अंदर जहां पर कुछ चित्रकार चित्र बनाते हैं और फिर आगे चलकर वो स्थान भी उस चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध हुआ, तो मुख्य रूप से ये शैलियां रह गई और उनका उपशैली के रूप में नाम हो गया। जैसे जैसे बोली तो एक है मारवाड़ी, लेकिन मारवाड़ क्षेत्र में जिस क्षेत्र में किसी और बोली विशेष की चर्चा हो गई तो वो मारवाड़ी की क्या हो गई, उपबोली। वो लिखने में क्रम चेंज हो गया होगा, ठीक है अभी ना, ठीक है चलिए ये लिख लिया। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा हम कल करेंगे जहां पर बूंदी चित्र शैली, उपशैली और आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैसे आप नाम पढ़ते होंगे कि भिल्लों के चितेरा, भैंसों के चितेरा, श्वान के चितेरा, उन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, कल ये हमारा टॉपिक कंप्लीट भी होगा और नया टॉपिक शुरू होगा। धन्यवाद।